रोहन अपने कमरे में आकर सामने लगी फोटो को देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ देर तक शांत रहने के बाद रोहन अचानक से राक्षसों की तरह हंसने लगा। है। रोहन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, बेबी बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी। क्योंकि वो इतनी सुंदर चीज डिजर्व नहीं करता। इतना बोल रोहन किसी को कॉल लगाता है। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, रोहन बोला, अभी कहाँ है वो? जिस पर फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, बॉस वो अभी रघुवंशी पैलेस में है। जिसे सुन रोहन मुस्कुराया और बोला, मौका मिलते ही उठा लो उसे। जिस पर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ओक बॉस, इतना कहकर कॉल कट गया। वहीं रोहन अपने सामने की दीवार पर लगी फोटो को देखकर हंसने लगा, जैसे वो कुछ खतरनाक करने वाला हो। अगले दिन रघुवंशी पैलेस में सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं सोम अपने हाथ में चम्मच पकड़कर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जिसे सब हैरानी है देख रहे थे। तभी साक्षी अमन को सोम को तरफ देखने का इशारा करती है। जब अमन सोम को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अमन डाइनिंग टेबल के नीचे से सोम के पैर पर अपना पैर मारता है, जिससे सोम के हाथ से चम्मच छूट जाती है। सोम हड़बड़ाकर ऊपर अमन की तरफ देखता है, जिसे देख अमन अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखते हुए बोला, आजकल तुम किसी ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे। जिसे सुन सोम हड़बड़ाकर बोला, क्या मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? जिसे हड़बड़ाते देख रूही हंसते हुए बोली, अरे भैया आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको चोरी करते पकड़ लिया हो। आकाश चुपचाप सब सुन रहा था। सबका खाना होने के बाद चारों लड़के अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही वानी साक्षी और रूही को देखकर मुस्कुराए और बोली, वो तो अपने काम पर चले गए, अब हमें भी अपने काम पर चलना चाहिए। जिसे सुन रूही बोली, अरे नेकी और पूंछ पूंछ चलो। वानी अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाने लगती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से रोनित की आवाज आई, यस मैम। जिसे सुन वानी बोली, रेडी रहो, हम आ रहे हैं। इतना बोलकर वानी कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ का में आकाश पीछे की सीट में बैठा था और सोम का ड्राइव कर रहा था। सोम का चलाते हुए खुद में ही गाना गुनगुना रहा था। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सोम कार चलाते हुए अपने गाना गाने में मगन था, इस बात से अनजान की दो जोड़ी नीली आंखें ना जाने कब से उसे ही घूर रही थी। पीछे बैठा आकाश अपना काम कर रहा था, लेकिन सोम का बेसुरा गाना सुनकर वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तभी सोम को अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। जैसे ही सोम पलटा, उसकी नज़र आकाश की आंखों से टकरा गई, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। जिसे ऐसे देख सोम थोड़ा घबरा गया। वो जल्दी से गाना गाना बंद करता है और आकाश से पूछता है, व्हाट हैपेंड सर? जिस पर आकाश उसे घूर कर बोला, अगर तुम अपना बेसुरा गाना बंद करने की कृपा करो तो मैं अपना काम करूं। आकाश का ताना सुनकर सोम का मुंह बन गया। सोम आकाश को देख अपने मन में बड़बड़ाया, खुद को कभी कुछ करते नहीं और मैं करता हूं तो डांट देते हैं। अरे मेरे इतने अच्छे टैलेंट की तो किसी को कदर ही नहीं है। सोम सोचते हुए आगे बोला, अगर आज मैं इनका असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड ना होता तो पक्का बड़ा सिंगा होता। सोम अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी आकाश की आवाज आई, अगर तुम्हारा सिंगा बनने का सपना पूरा हो गया तो चुपचाप का चलाओ।
सोम को आकाश की बातें सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आकाश पहले भी उसके कहने से पहले उसके मन में क्या चल रहा है जान लेता था। सोम अपना सर आगे की तरफ करके कार ड्राइव करने लगता है और आकाश अपने लैपटॉप में अपना काम। कुछ ही देर में दोनों ही रघुवंशी कॉर्पोरेशन के नीचे खड़े थे। सोम जल्दी से आकर कार का दरवाजा खोलता है, जिससे आकाश हीरो की तरह ग्रैंड एंट्री मारकर नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। तब तक अमन और आदि भी वहां आ चुके थे। उसके बाद हमारे चारों हैंडसम लड़के लड़कियों के दिलों पर छुरियां चलाते हुए अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। वहीं लड़कियां तो उन्हें बस ताड़ती ही रह जाती है। कुछ देर बाद रघुवंशी कॉर्पोरेशन के सामने एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की बाहर निकली। सिंपल सलवार सूट, खुले बाल, कानों में छोटी छोटी बालियां, मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में गहरा काजल। इतनी सादगी के बावजूद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे आसपास के लोग देख रहे थे। वहीं लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थी। मीरा अपना सर ऊपर करके सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखती है। मीरा उसे देख एक गहरी सांस लेती है और फिर खुद से कहती है, यू कैन डू इट मीरा। इतना बोल मीरा खुद को शांत करके अंदर चली गई। रिसेप्शन में पहुंचकर मीरा वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, हेलो मैम, हमारा आज असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू था। जिसे सुन रिसेप्शन में बैठी लड़की एक नज़र मीरा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखती है। उसे मीरा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, लेकिन अपनी जलन को छुपाते हुए वो मीरा से बोली, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? जिसे सुन मीरा सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया। मीरा जल्दी से अपने फ़ोन पर आए मेल की उसे दिखाती है, जिसे देख उस लड़की ने मीरा से कहा, ओ आप कुछ देर वेट करिए, जब आपकी टर्न आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। जिसे सुन मीरा हल्का सा मुस्कुराकर पास में रखे सोफे पर बैठ गई, जहां पहले से कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, जो मीरा की अजीब नज़रों से देख रही थी। क्योंकि मीरा ने सलवार सूट पहना था और बाकी लड़कियां फुल तैयारी से शूट वूट पहन कर आई थी, उन लड़कियों को मीरा बहन जी टाइप लग रही थी। जिसे देख एक मिनट के लिए मीरा थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर मीरा खुद को हिम्मत देती है। वही आधे घंटे तक बैठने के बाद आखिर मीरा का टर्न आ ही गया। मीरा मन में भगवान जी प्रार्थना करते हुए बोली, हे माता रानी, प्लीज़ मुझे ये जॉब मिल जाए। मैं आपको पूरे 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगी। मीरा इतना बोलकर खड़ी हुई और जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा था वहां चली गई। वही 2 जोड़ी आंखें मीरा को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा बाहर आए और आकर वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। जिसे देख उसके पास बैठी लड़की मीरा से पूछती है, ही उन्होंने क्या बोला? जिस पर मीरा अपने डर को छुपाते हुए बोली, उन्होंने वेट करने को कहा है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? वानी, साक्षी और मीरा कहाँ जाने के बात कर रही है? क्या मीरा को रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगी? और आखिर कौन मीरा की छुप कर देख रहा था? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रोहन अपने कमरे में आकर सामने लगी फोटो को देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ देर तक शांत रहने के बाद रोहन अचानक से राक्षसों की तरह हंसने लगा है। रोहन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, बेबी, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी। क्योंकि वो इतनी सुंदर चीज़ डिज़र्व नहीं करता। इतना बोल रोहन किसी को कॉल लगाता है। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, रोहन बोला, अभी कहाँ है वो? जिस पर फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, बॉस, वो अभी रघुवंशी पैलेस में है। जिसे सुन रोहन मुस्कुराया और बोला, मौका मिलते ही उठा लो उसे।
जिस पर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ओक बॉस, इतना कहकर कॉल कट गया। वहीं रोहन अपने सामने की दीवार पर लगी फोटो को देखकर हंसने लगा, जैसे वो कुछ खतरनाक करने वाला हो। अगले दिन रघुवंशी पैलेस में सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं सोम अपने हाथ में चम्मच पकड़कर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जिसे सब हैरानी है देख रहे थे। तभी साक्षी अमन को सोम को तरफ देखने का इशारा करती है। जब अमन सोम को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अमन डाइनिंग टेबल के नीचे से सोम के पैर पर अपना पैर मारता है, जिससे सोम के हाथ से चम्मच छूट जाती है। सोम हड़बड़ाकर ऊपर अमन की तरफ देखता है, जिसे देख अमन अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखते हुए बोला, आजकल तुम किसी ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे। जिसे सुन सोम हड़बड़ाकर बोला, क्या मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। जिसे हड़बड़ाते देख रूही हंसते हुए बोली, अरे भैया, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको चोरी करते पकड़ लिया हो। आकाश चुपचाप सब सुन रहा था। सबका खाना होने के बाद चारों लड़के अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही वानी साक्षी और रूही को देखकर मुस्कुराई और बोली, वो तो अपने काम पर चले गए, अब हमें भी अपने काम पर चलना चाहिए। जिसे सुन रूही बोली, अरे नेकी और पूंछ पूंछ चलो। वानी अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाने लगती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से रौनक की आवाज आई, यस मैम। जिसे सुन वानी बोली, रेडी रहो, हम आ रहे हैं। इतना बोलकर वानी कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ का में आकाश पीछे की सीट में बैठा था और सोम का ड्राइव कर रहा था। सोम का चलाते हुए खुद में ही गाना गुनगुना रहा था। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सोम कार चलाते हुए अपने गाना गाने में मगन था, इस बात से अनजान की दो जोड़ी नीली आंखें ना जाने कब से उसे ही घूर रही थी। पीछे बैठा आकाश अपना काम कर रहा था, लेकिन सोम का बेसुरा गाना सुनकर वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तभी सोम को अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। जैसे ही सोम पलटा, उसकी नज़र आकाश की आंखों से टकरा गई, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। जिसे ऐसे देख सोम थोड़ा घबरा गया। वो जल्दी से गाना गाना बंद करता है और आकाश से पूछता है, व्हाट हैपेंड सर। जिस पर आकाश उसे घूर कर बोला, अगर तुम अपना बेसुरा गाना बंद करने की कृपा करो तो मैं अपना काम करूं। आकाश का ताना सुनकर सोम का मुंह बन गया। सोम आकाश को देख अपने मन में बड़बड़ाया, खुद को कभी कुछ करते नहीं और मैं करता हूं तो डांट देते हैं। अरे मेरे इतने अच्छे टैलेंट की तो किसी को कदर ही नहीं है। सोम सोचते हुए आगे बोला, अगर आज मैं इनका असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड ना होता तो पक्का बड़ा सिंगा होता। सोम अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी आकाश की आवाज आई, अगर तुम्हारा सिंगर बनने का सपना पूरा हो गया तो चुपचाप का चलाओ। सोम को आकाश की बातें सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आकाश पहले भी उसके कहने से पहले उसके मन में क्या चल रहा है जान लेता था। सोम अपना सर आगे की तरफ करके कार ड्राइव करने लगता है और आकाश अपने लैपटॉप में अपना काम। कुछ ही देर में दोनों ही रघुवंशी कॉर्पोरेशन के नीचे खड़े थे। सोम जल्दी से आकर का दरवाजा खोलता है, जिससे आकाश हीरो की तरह ग्रैंड एंट्री मारकर नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। तब तक अमन और आदि भी वहां आ चुके थे। उसके बाद हमारे चारों हैंडसम लड़के लड़कियों के दिलों पर छुरियां चलाते हुए अपने अपने केबिन में चले जाते हैं।
वहीं लड़कियां तो उन्हें बस ताड़ती ही रह जाती है। कुछ देर बाद रघुवंशी कॉर्पोरेशन के सामने एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की बाहर निकली। सिंपल सलवार सूट, खुले बाल, कानों में छोटी छोटी बालियां, मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में गहरा काजल। इतनी सादगी के बावजूद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे आसपास के लोग देख रहे थे। वहीं लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थी। मीरा अपना सर ऊपर करके सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखती है। मीरा उसे देख एक गहरी सांस लेती है और फिर खुद से कहती है, यू कैन डू इट मीरा। इतना बोल मीरा खुद को शांत करके अंदर चली गई। रिसेप्शन में पहुंचकर मीरा वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, हेलो मैम, हमारा आज असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू था। जिसे सुन रिसेप्शन में बैठी लड़की एक नज़र मीरा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखती है। उसे मीरा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, लेकिन अपनी जलन को छुपाते हुए वो मीरा से बोली, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? जिसे सुन मीरा सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया। मीरा जल्दी से अपने फ़ोन पर आए मेल की उसे दिखाती है, जिसे देख उस लड़की ने मीरा से कहा, ओक आप कुछ देर वेट करिए, जब आपकी टर्न आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। जिसे सुन मीरा हल्का सा मुस्कुराकर पास में रखे सोफे पर बैठ गई, जहां पहले से कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, जो मीरा की अजीब नज़रों से देख रही थी। क्योंकि मीरा ने सलवार सूट पहना था और बाकी लड़कियां फुल तैयारी से शूट वूट पहन कर आई थी, उन लड़कियों को मीरा बहन जी टाइप लग रही थी। जिसे देख एक मिनट के लिए मीरा थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर मीरा खुद को हिम्मत देती है। वही आधे घंटे तक बैठने के बाद आखिर मीरा का टर्न आ ही गया। मीरा मन में भगवान जी प्रार्थना करते हुए बोली, हे माता रानी, प्लीज़ मुझे ये जॉब मिल जाए। मैं आपको पूरे 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगी। मीरा इतना बोलकर खड़ी हुई और जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा था वहां चली गई। वही 2 जोड़ी आंखें मीरा को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा बाहर आए और आकर वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। जिसे देख उसके पास बैठी लड़की मीरा से पूछती है, ही उन्होंने क्या बोला? जिस पर मीरा अपने डर को छुपाते हुए बोली, उन्होंने वेट करने को कहा है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? वानी, साक्षी और मीरा कहाँ जाने के बात कर रही है? क्या मीरा को रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगी? और आखिर कौन मीरा की छुप कर देख रहा था? मीरा इतना बोलकर खड़ी हुई और जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा था वहां चली गई। वही 2 जोड़ी आंखें मीरा को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा बाहर आए और आकर वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। जिसे देख उसके पास बैठी लड़की मीरा से पूछती है, ही उन्होंने क्या बोला? जिस पर मीरा अपने डर को छुपाते हुए बोली, उन्होंने वेट करने को कहा है। जिसे सुन उसके थोड़ी दूर बैठी लड़की मीरा को सुनाते हुए बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बहन जी टाइप्स लड़कियाँ चली आती है, एक बार खुद का स्टेटस तक नहीं देखती। उस लड़की की बातें सुनकर मीरा के बगल में बैठी लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही खड़े होने वाली थी, मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मीरा अपनी आंखों से उसे ना में इशारा करती है, जिसे देख वो अपना गुस्सा पीकर रह गई। मीरा को कुछ न बोलते देख उस लड़की के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले वो मीरा को कुछ और कह पाती, उनके पास एक कलीग आया, जो सबके सामने खड़ा होकर बोला, हेलो एवरीवन, रिजल्ट आ चुका है। इतना बोल वो मुस्कुराया। वहीं सबके दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी सस्पेंस क्रिएट करते हुए वो आदमी सबकी तरफ देखता है। कुछ देर सबको देखने के बाद वो मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैम प्लीज़ कम। जिसे सुन मीरा के साथ साथ वहाँ हर कोई हैरान हो गया।
तभी मीरा सवालिया नजरों से सामने खड़े आदमी से बोली, आप हमें मैम क्यों बोल रहे हैं? जिसे सुन उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज से आप हमारी मैम है। मीरा अभी भी कंफ्यूज दिख रही थी। जिसे देख उस कलीग ने मुस्कुराकर कहा, आपको ये जॉब मिल चुकी है। मीरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो एक्साइटमेंट के कारण वहीं नाचने लगी। जिसे ऐसे नाचते देख सब खुद थे, सिर्फ एक लड़की को छोड़। वो मीरा को देखते हुए बोली, तो तूने चला दिया ना अपनी खूबसूरती का जादू सब पर, उनको खुश करके ही तुझे ये जॉब मिली है, नीच लड़की। उसकी ऐसी बातें सुन मीरा अंदर तक कांप गई। वहीं कुछ लड़कियां मीरा को अजीब नजरों से देखने लगी। इससे आगे वो कुछ और बोल पाती कि तभी मीरा के साथ खड़ी लड़की बोली, उसे ये जॉब उसके टैलेंट की वजह से मिली है, समझी? और ये सारे पैतरे ना तुम जैसी चुड़ैलें ही जानती हो। जिसे सुन दूसरी लड़की आग बबूला होकर बोली, यू। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलती पहली लड़की ने आकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। जिसे देख पास में खड़े सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले बात आगे बढ़ती वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और उसे पकड़कर ले गए। वहीं खड़ी मीरा अभी भी इन सब से थोड़ा सहमी थी। तभी उसी आदमी ने मीरा से कहा, मैम आप फिक्र मत करिए और अंदर चलिए। जिसे सुन मीरा अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके पीछे जाने लगती है। मीटिंग रूम में एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल होगी वो बैठी थी। मीरा जाकर उसे ग्रीट करती है और कहती है, हेलो मैम। जिस पर सामने बैठी औरत, जो दिखने में काफ़ी फैशनेबल थी, वो मीरा की ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर मीरा के सामने एक फाइल बढ़ाकर बोलती है, ये तुम्हारा पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बीच अगर तुम जॉब छोड़कर जाओगी तो तुम्हें कंपनी को कंपनसेट देना होगा। जिसे सुन मीरा अपने मन में बोली, अरे कोई पागल या गधा ही होगा जो अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़ेगा। मीरा आगे बैठी मिसेस रावत को देखकर बोली, हमें मंजूर है। इतना बोलकर मीरा ने बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़े उसमें साइन कर देती है। साइन के बाद मिसेज रावत बोली, आपको आज से ही ज्वाइन करना है। जिसे सुन मीरा की एक और बड़ा झटका लगा। मीरा को परेशान देख मिसेज रावत बोली, एनी प्रॉब्लम? जिस पर मीरा जल्दी से अपना सर ना में हिलाती है। तभी वो अपने पास खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके बोली, शिवम इन्हें लेकर जाओ। जिसे सुन पास में खड़ा आदमी, जिसकी उम्र मीरा से कुछ ही साल बड़ी थी, वो मुस्कुराकर बोला, ओक मैम। फिर मीरा को अपने साथ आने का इशारा करता है। मीरा अपने मन में कई सारे सवाल लिए चुपचाप शिवम के पीछे चली गई। दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर शिवम मीरा को एक सेबन की तरफ इशारा करके बोला, ये लीजिए सर, आपको यहाँ मिलेंगे। जिसे मीरा मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। शिवम के जाने के बाद सामने सेबन पर लगे बोर्ड को पढ़ती है, जिसमें लिखा था सोर्स असिस्टेंट। जिसे पढ़कर मीरा को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन खुद को नॉर्मल कर मीरा अंदर चली गई। मीरा सेबन में पहुंचकर देखती है एक आदमी सामने घूमने वाली चेयर पर बैठा था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। मीरा उसे देखकर बोली, ही हेलो सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट की गई हूँ। जिसे सुन कुर्सी में बैठे आदमी के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई। वो बिना पलटे बोला, आपको आपका काम समझा दिया गया है। जिस पर मीरा बोली, यस सर। मीरा अभी भी खड़ी थी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी उस आदमी की आवाज़ आई, मिस प्लीज शिट डाउन। जिसे सुनते ही मीरा जल्दी से चेयर पर बैठ गई और चैन की सांस ली। तभी उस आदमी ने कहा, वैसे आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। इतना बोल वो आदमी अपनी चेयर को घुमाता है। जैसे ही मीरा उसका चेहरा देखती है, वो शॉक रह जाती है। मीरा का मुंह खुला रह गया था।
उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अपने सामने बैठे शख्स को देख उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक कार में वानी, साक्षी और रूही तीनों आराम से गाना सुनते हुए जा रही थी। रूही कार ड्राइव कर रही थी। इस बात से अनजान लड़कियां कि कोई शुरू से उनका पीछा कर रहा था, तीनों चिल कर रही थी। तभी उनकी कार एक बड़े से टनल के अंदर जाती है, जहां सब तरफ लाइट्स ही लाइट्स लगी थी। उनकी कार टनल से जा रही थी कि तभी रूही की एहसास होता है कि उनकी कार के पीछे एक कार उन्हें फॉलो कर रही थी, जिसे देख रूही वानी और साक्षी से सीरियस होकर बोली, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जिसे सुनते ही वानी और साक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। तभी वानी बोली, कार की स्पीड बढ़ा दो। जिसे सुन रूही अपना सर हाँ में हिलाती है और कार की स्पीड बढ़ा देती है। जिसे देख उनके पीछे जो कार आ रही थी उसने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। वो सब अभी कुछ ही आगे पहुंची थी कि उन्हें सामने कुछ गाड़ियां खड़ी दिखी जिन्होंने वहां का रास्ता रोक कर रखा था। ये देख रूही कार को रोक देती है। तब तक उनके पीछे वाली गाड़ियां भी वहां आ गई थी। अब वो सब घूर चुकी थी, लेकिन इतना सब देखने के बाद भी तीनों लड़कियों की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। तभी रूही स्टीयरिंग पर अपना हाथ कसकर रूही वानी की तरफ देखकर बोली, अब इन चूहों का क्या करना है। जिसे सुन वानी और साक्षी मुस्कुराई। तभी साक्षी बड़े अंदाज से मुस्कुराकर बोली, वही जो हम हमेशा करते हैं। तभी सामने वाली गाड़ी से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया, जिसका हल्का सा पेट बाहर निकला था। वो आदमी पान को अपनी डिबिया से निकालकर अपने मुंह में खाते हुए बोला, ओ बबुनिया, चुपचाप ओ का नाम है बे। इतना वो आदमी अपना सर खुजलाने लगा। तभी उसके एक चमचा आगे आकर उस आदमी के कान में धीरे से बोला, आबे बॉस, काहे हमारी बिरादरी की इज्जत उतारने पर तुले हो बे। तुमको ढंग से एक आदमी का नाम तक याद नहीं रहता। आगे चलकर क्या रे तू डॉन बनेगा। जिसे सुन उन सबका बॉस गुस्से से उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, अबे साला, तू बॉस है कि हम। तभी वानी और तीनों लड़कियां कार से नीचे उतर गई। तभी वानी सामने खड़े गुंडे को देखकर बोली, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका। तो आग की कहानी में क्या होने वाला है। आखिर मीरा ने 7 में किसे देखा था, जिसे देख वो शौक हो गई। और किसने वानी के पीछे गुंडे लगवाए। क्या वो सब उनसे बच पाएगी या फिर होगा कुछ और। एक चमचा आगे आकर उस आदमी के कान में धीरे से बोला, आबे बॉस, काहे हमारी बिरादरी की इज्जत उतारने पर तुले हो बे। तुमको ढंग से एक आदमी का नाम तक याद नहीं रहता। आगे चलकर क्या रे तू डॉन बनेगा। जिसे सुन उन सबका बॉस गुस्से से उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, अबे साला, तू बॉस है कि हम। तभी वानी और तीनों लड़कियां कार से नीचे उतर गई। तभी वानी सामने खड़े गुंडे को देखकर बोली, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका। जिसे सुन सामने खड़ा आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा। वो आदमी जिसका नाम मुन्ना था, वो अपनी महिंद्रा कार की बोनट पर बैठते हुए वानी की तरफ देखकर बोला, अबे साला, ये एक लड़की होकर हमसे सवाल पूछ रही है बे। तभी मुन्ना के बगल में खड़ा एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी बॉस, लेकिन आइटम है लल्लन टॉप। बिल्कुल, अब मत ही पूछो, इसको देखकर मेरे अंदर क्या हो रहा है। कहते हुए वो खुद के सीने पर अजीब ढंग से हाथ फिराने लगता है। जिसे देख रूही, वानी और साक्षी तीनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जिसे देख उनके सामने खड़े गुंडे हंसने लगे। तभी मुन्ना बोला, अबे चंदू, देख तो इन अप्सराओं को गुस्सा आ रहा है। जिसे देख चंदू डरने के नाटक करते हुए बोला, हो मैं तो डर गया, अब ये फूल सी नाजुक तितलियां हमें मारेंगी। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वानी, रूही और साक्षी तीनों उन्हें देख रही थी।
वानी सामने खड़े गुंडों को देखते हुए बोली, अबे यार ये साले बहुत बकवास कर रहे हैं, लगता है इनको ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। जिसे सुनते ही तीनों लड़कियों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ गई। अभी वो गुंडे हंसने में लगे ही थे कि तभी कोई उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही मुन्ना, चंदू और उसके सारे साथी हड़बड़ा गए। अचानक से हुए हमले से वहां सब डर गए थे। मुन्ना जल्दी से गाड़ी से नीचे कूदता है और भागकर अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाता है। वहीं कुछ गुंडे घायल होकर नीचे जमीन पर पड़े थे। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तब डरते हुए मुन्ना और चंदू पीछे से अपना सर निकालकर बाहर की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मुन्ना की नज़र सामने खड़ी 3 शैतान लड़कियों पर गई, जो अपने अपने हाथ में गन पकड़े शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख मुन्ना के होश उड़ गए थे। तभी सामने ही रूही की आवाज आई, क्या हुआ बे? सिर्फ ट्रेलर देखकर तेरे होश उड़ गए तो पूरी पिक्चर देखेगा तो क्या करेगा? तभी साक्षी मुस्कुराते हुए, अब हमें जाने देगा या? इतना बोल साक्षी अपने हाथ में पकड़ी गन से खेलने लगी, जो मुन्ना और बाकियों को डराने के लिए काफी थी। अपनी गाड़ी के पीछे छुपे ही मुन्ना चिल्लाकर बोला, अरे मेरी छोटी बहना, अपन से गलती हो गई, तू जा जहां तुझे जाना है। जिसे सुन वानी सीरियस होकर बोली, अगर अगली बार मेरे सामने आने की कोशिश भी की तो याद रखना तेरे साथ क्या होगा। उसके बाद वानी साक्षी और रूही को कार में बैठने का इशारा कार में जाकर बैठ गई। तीनों वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद मुन्ना और चंदू गाड़ी के पीछे से निकले और नीचे घायल पड़े अपने लोगों को देखने लगे। तभी चंदू डरते हुए बोला, बॉस वो तो अपन के हाथ से निकल गई, अब अपन उसे क्या बोलेंगे? जिस पर मुन्ना चंदू के गाल पर एक थप्पड़ जड़ बोला, अबे देखा नहीं तूने, अभी क्या बवाल मचा कर गई वो? ये सोच अपन की लाइफ बच गई, वरना आज तो यमराज के गेट पर खड़े होकर मच्छर गिनते साले। चंदू को मुन्ना की बातें समझ नहीं आ रही थी। चंदू अपना सर खुजलाते हुए बोला, बॉस अब इनका क्या करना है? नीचे पड़े लोगों को देखते हुए। जिस पर मुन्ना बोला, अबे एम्बुलेंस बुलवा गधे कहीं के, सब कुछ अपन ही बताए। चंदू डरते हुए बोला, बॉस अगर पुलिस को पता चल गया तो? अबे बोल दियो पुलिस से आतंकवादी ने हमला किया था बे, अब जल्दी कर और मेरा ज्यादा दिमाग मत खा, मुन्ना गुस्सा करते हुए चंदू से कहता है। चंदू अपने बॉस को गुस्से में देख ज्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान और शॉक दोनों थी। जिसे ऐसे देख सामने बैठा शख्स, जिसका चेहरा इस वक्त इमोशनल लेस था, वो अपनी कड़क आवाज में मीरा से बोला, मिस मीरा प्लीज शिट डाउन, कहते हुए मीरा को अपने सामने बैठने का इशारा करते हैं। मीरा अपने होश में आती है और अपने बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल कर चेयर पर बैठ जाती है। मीरा सामने बैठे शख्स को देख रही थी, जिसकी नज़र इस वक्त अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर थी, जिसे देख मीरा ने चैन की सांस ली। मीरा सामने बैठे आदमी को देखते हुए अपने मन में बोली, ये छोटा डेविल यहाँ का बॉस है। मीरा सोच में पड़ गई थी। मीरा अपने ख्यालों खोई हुई थी, इस बात से अनजान उसके सामने बैठा आदमी मीरा को चोर नज़रों से देख रहा था। वो मीरा को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बहुत देर तक शांत बैठने के बाद जब मीरा से रहा नहीं जाता तो वो अपनी हिम्मत जुटाकर सामने बैठे शख्स के धीमी आवाज में बोली, छोटा डेविल सॉरी आई मीन सर। मीरा को हकलाते देख सामने बैठा सोम फाइल से अपना सर बाहर निकाल मीरा की खूबसूरत आंखों में देखने लगा, जिससे मीरा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी हिम्मत जुटाकर मीरा आगे बोलती है, क्या आप यहाँ के बॉस?
मीरा इतना ही बोल पाई थी कि सोम उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, नहीं मैं यहाँ का बॉस नहीं, उनका असिस्टेंट प्लस बॉडीगार्ड हूँ, और आज से तुम मेरी सेक्रेटरी। इतना बोल सोम चेयर से टेक लगाकर बैठ गया और मीरा को देखने लगा, जो बार बार अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसे देख सोम को हंसी तो आ रही थी लेकिन वो उसे रोक कर रखे था। मीरा सोम को देखते हुए अपने मन में बोली, अब ये कैरी जॉब है असिस्टेंट की सेक्रेटरी की। जिस पर सोम मीरा को देखते हुए बोला, अगर आपके ख्याली पुलाव पक चुके हो तो क्या हम उसे खाए। जिस पर मीर हैरानी और कंफ्यूज नजरों से सोम को देखते हुए बोली, हैन क्या बोला आपने। जिसे सुन सोम हकलाते हुए अपनी बात सुधारकर बोला, वो मेरे कहने का मतलब हम अपना काम शुरू करें। जिस पर मीरा ने धीमे से अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो 2 दिन पहले की बातें याद करने लगा, जब रूही से सोम को मीरा के बारे में पता चला था। 2 दिन पहले रात में सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, तभी सोम बहाना बनाते हुए रूही से मीरा के बारे में पूछता है, जिसे सुन अमन आदि और आकाश उसे आंखें छोटी करके देखने लगे। वहीं वानी और साक्षी भी सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ सोचकर दोनों ही मुस्कुरा दी। और हमारी रूही ठहरी मस्त मौला टाइप लड़की, वो सोम से बोली, मैं और मीरा दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं, लेकिन सगी बहनों जैसे। रूही आगे बोली, आपको पता है जब हम पहली बार मिले तब वो मुझे बहुत अजीब लगी, मतलब उतनी सीधी लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, बहुत सीधी और प्यारी है वो। कहते कहते रूही उदास हो गई। उसे उदास देख सोम बोला, क्या हुआ। जिस पर रूही बोली, लेकिन उसे इतनी अच्छी होने की सजा मिली। आपको पता है वो अनाथ है, जब वो पैदा हुई थी तभी उसके माँ बाप उसे कचरे के डब्बे में छोड़कर चले गए थे और वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। बेचारी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। अगर मुझे उसके माँ बाप मिल गए ना तो मैं उनके बाल नोचकर उन्हें गंजा कर दूंगी। आखिर कैसे कोई उतनी प्यारी बच्ची को ऐसे ही कचरे के डब्बे में छोड़ सकता है। रूही के बातें सुन वानी और साक्षी को छोड़ बाकी सब हैरान थे और उन्हें मीरा के लिए बुरा लग रहा था। वानी और साक्षी को मीरा के बारे में शुरू से पता था, इसलिए वो मीरा को अपनी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसकी मदद करती थी। वहीं सोम जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों में आज पहली बार आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया था। सोम अपने मन में बोला, इसलिए इस मीरा जी ने मुझे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आपके पास से फर्क पड़ेगा तो ये आप गलत सोच रही हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपको दुनिया की सारी खुशी दूंगा। सोम अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वानी आदि से बोली, आदि भैया ऑफिस में क्या कोई शीट खाली नहीं है। जिस पर आदि बोला, नहीं भाभी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी। जिस पर वानी बोली, कुछ नहीं, वो बस मीरा को जॉब चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम कहीं और पता कर लेंगे। तभी रूही बोली, वानू अगर तू उसे जॉब दिला भी देगी तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। मीरा चाहती है कि वो खुद अपनी मेहनत से जॉब हासिल करेगी। सोम जो सब कुछ सुन रहा था, अचानक से उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद सबने कुछ देर बातें की, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सोम आकाश को रोककर बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसे सुन आकाश वहीं रुक गया। आकाश की रुकते देख सोम साक्षी को जाने का इशारा कर वही पास में लगे पिलर में पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। आकाश सामने रखे सोफे पर बैठते हुए सोम से बोला, कहो क्या बात है। सोम कुछ सोचकर बोला, मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए। सोम की बातें सुन आकाश तो पहले हैरान रह गया। हमेशा लड़कियों से दूर भागने वाला सोम आज खुद एक सेक्रेटरी के लिए बोल रहा था, जो कभी आकाश को भी सेक्रेटरी नहीं रखने देता।
कुछ देर तक सोम को घूरने के बाद आकाश बोला, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जिस पर सोम अपना सर झुकाकर बोला, नहीं, और हाँ, मैं अपनी सेक्रेटरी खुद चुनूंगा। अमन, जो पिलर के पीछे खाद होकर उनकी बातें सुन रहा था, अचानक से उसे हंसी आ गई। अमन हंसते हुए खुद से बोला, एक बिना दिल के रोबोट को लड़की चाहिए, ये तो काफी मजेदार है। अमन ने ये धीमे से कहा था, लेकिन सोम और आकाश दोनों उसकी बात सुन लेते हैं। सोम पिलर पास छुपे अमन को घूर कर देखते हुए बोला, अपनी बकवास बातें बंद करो। फिर वो आकाश को मनाते हुए बोला, प्लीज ना सर, वैसे भी मैं आपका काम कर करके थक जाता हूँ, तो कोई तो होना चाहिए जो मेरा काम करे। जिस पर अमन पिलर के पीछे से बाहर आकर सोम को छेड़ते हुए बोला, अच्छा, तो इसके लिए लड़की ही क्यों चाहिए? इतना बोल सोम को परेशान करने लगा। अमन सोम गुदगुदी लगाकर परेशान करते हुए आकाश से बोला, बिग ब्रो, लगता है आपके रोबोट को किसी से प्यार हो गया है। वहीं सोम अमन से बचने की कोशिश कर रहा था। इतने अच्छे माहौल पर और आग लगाने आदि भी वहां पर पहुंच गया। आदि जाकर सोम के कंधे पर अपने हाथ डाल बोला, हाँ, तो अब एक बकरा हलाल होने जा रहा है। फिर एक्टिंग करते हुए बोला, भगवान इस बकरे की आत्मा को शांति दे। तभी आकाश दोनों को रुकने का बोलता है और सोम से कुछ कहता है। प्रेजेंट टाइम। सोम को खोया देख मीरा खुद से बोली, इन्हें क्या हुआ? इतना बोल मीरा सोम के आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोली, सर आप ठीक है? मीरा की प्यारी आवाज से सोम अपने होश में आया और बोला, हाँ, आई एम फाइन। उसके बाद सोम अपनी टाई ठीक करता है और मीरा से कहता है, आपको आपका काम समझा दिया गया है। जिस पर मीरा की ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि मीरा का काम सोम के साथ रहना था और उसकी हेल्प करना था। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी सोम के सेबन का दरवाजा खुलता है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास खड़े शख्स को देख सोम ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे उसका यहाँ आना उसे अच्छा न लगा हो। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या आकाश, आदि और अमन की अपनी बीवियों की सच्चाई के बारे में पता है? और आखिर सोम के सेबन में कौन आया है? क्या सोम मीरा को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा? वानी को कौन किडनैप करना चाहता है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। मीरा की प्यारी आवाज से सोम अपने होश में आया और बोला, हाँ, आई एम फाइन। उसके बाद सोम अपनी टाई ठीक करता है और मीरा से कहता है, आपको आपका काम समझा दिया गया है। जिस पर मीरा की ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि मीरा का काम सोम के साथ रहना था और उसकी हेल्प करना था। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी सोम के सेबन का दरवाजा खुलता है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास खड़े शख्स को देख सोम ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे उसका यहाँ आना उसे अच्छा न लगा हो। सोम के सामने खड़ा आदमी मुस्कुराकर मीरा को देख रहा था। वो सीधे अंदर आया और मीरा के सामने खड़े होकर बोला, हेलो मिस आप। सामने खड़े आदमी को देखकर मीरा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। जिसे देख उस आदमी ने आराम से कहा, हे जस्ट चिल, आप इतना घबरा क्यों रही है? इतना बोल वो मीरा को कंधे से पकड़ उसे चेयर पर बैठाता है और मीरा को देख मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आप तो मुझे देखकर ऐसा डर रही है जैसे आप मुझे जानती ही नहीं। जिसे सुन मीरा झूठी मुस्कान लिए अपने चेहरे में लिए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। वर्ड सुनते ही वो मीरा को अपनी छोटी आंखें करके देखने लगे। वो अपना मुंह बनाकर बोला, इट्स नॉट फेयर मीरा जी, आपको पता है कि आपकी इस बात से मुझे कितना हर्ट हुआ। कहते हुए वो एक्टिंग करने लगा। सोम अपनी आंखें छोटी करके उसे देख रहा था। वही मीरा को थोड़ी अजीब लग रहा था। तभी उस आदमी ने सोचते हुए कहा, उमम, तुम मुझे सर नहीं जीजू बोलोगी? आफ्टर ऑल मैं आप मेरी साली है। जिसे सुन मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। सोम, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, उसे जलन हो रही थी।
तभी सोम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, अमन सर आपको मीटिंग के लिए जाना था। सोम को जलते देख अमन को मन ही मन हंसी आ रही थी। अमन सोम को देखकर मुस्कुराने लगा, फिर कुछ सोचने का नाटक करके बोला, अरे हाँ याद आया, लेकिन उस मीटिंग को आदि भाई ने अटेंड कर लिया है, सो आई एम फ्री। फिर अमन मीरा की तरफ देखकर बोला, वैसे साली साहिबा मेरा मतलब मीरा जी, क्या आप लंच में फ्री है? जिस पर मीरा सोम की तरफ देखने लगी। मीरा को अनकंफर्टेबल हो रहा था। वहीं सोम अब इन सब से इरिटेड हो चुका था। इसलिए सोम बीच में बोला, नहीं आज उनका ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए वो मेरे साथ रहकर अपना काम समझेंगी। दोनों लड़कों के बीच मीरा को लेकर टसन चल रहा था। वहीं अमन को सोम की कमजोरी पता चल गई थी, जिससे वो अब सोम को परेशान कर सकता था। लेकिन हमारी मीरा दोनों की बातें सुनकर खड़ी हो गई। मीरा दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों अपनी बातें करिए, हम बाद में आते हैं। इतना कहकर मीरा बिना दोनों की बात सुने वहां से चली गई। सोम मीरा को रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मीरा के जाने के बाद सोम गुस्से से अमन को देखता है, जो इनोसेंट होने का नाटक करते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें मुझे प्यार तो नहीं हो गया? जिसे सुन सोम झल्लाते हुए बोला, व्हाट? इससे आगे सोम कुछ बोलता, अमन सोम के सामने रखी फाइल को उठाकर वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। जिसे जाते देख सोम का मुंह बन गया। सोम अपना मुंह बनाकर खुद से बोला, इनके चक्कर में हमारा इतना अच्छा टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत से मौके हैं हमारे पास। वहीं सोम के केबिन से बाहर निकलकर अमन के चेहरे पर मुस्कान थी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, सोम बेटा अब आएगा मजा। इतना बोल अमन खुराफाती मुस्कान लिए वहां से चला गया। मीरा उसके पास में बने सेबन में चली गई। वो अपनी चेयर पर बैठे हुए खुद से बोली, मीरा ये कहाँ फंस गई तू? तुझे जॉब भी उसी कंपनी में ही मिलनी थी, जहाँ एक तरफ वो इंसान है जिसका मैं सामना नहीं करना चाहती, वहीं दूसरी तरफ ये अमन जीजू जो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। अचानक से मीरा खड़ी हुई और खुद से बोली, कहीं उन्हें उस दिन के बारे में पता तो नहीं चल गया? मीरा खुद का सर झटक कर बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं उस छोटा डेविल का क्या करूं? मेरी तो उसके सामने जाने से सांसें बढ़ने लगती है, और उसकी आंखों में देखो तो। इतना बोल मीरा खुद को थप्पड़ मारते हुए आगे कहती है, नहीं मीरा तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। मीरा अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, फिर खुद से कहती है, मैं उससे दूरी बनाकर रहूंगी, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। सोम जितनी बार भी मीरा से मिलने की कोशिश करता, उतनी बात ही अमन आदि नहीं तो आकाश तीनों उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाते। सोम मीरा से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे आकाश ने अपने पास बुला लिया था, जिस वजह से उसका पूरा मूड खराब था। रात को कापड़िया हाउस में रोहन गुस्से में स्टडी रूम बैठा था, और उसके सामने कुछ आदमी अपना सर झुकाकर खड़े थे, जिन्हें रोहन अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, तुम सब निकम्मे कहीं के एक लड़की को लाने के लिए कहा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। जिसे सुने एक आदमी धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाकर बोला, हाँ अगर इतना ही था तो खुद चले जाते, हमें क्यों भेजा? जिसे उसके बाजू में खड़ा आदमी सुन लेता है। वो उसके पैर पर अपना पैर मार उसे शांत रहने का इशारा करता है, जिससे उसका मुंह बन गया था। तभी उनमें से मुन्ना सामने आकर बोला, वो लड़की जितनी भोली दिखती है उतनी ही शैतान है। तभी चंदू आगे आकर बोला, हाँ बॉस उसने तो एओन पर हमला भी किया, आधे छोकरे लोग अस्पताल में भर्ती है। रोहन को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी मुन्ना बोला, वो तीनों छोकरियां बड़ी खतरनाक थी, डायन के माफिक। मुन्ना की बात सुन रोहन उसे गुस्से से घूरने लगा।
रोहन गुस्से में चिल्लाकर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। रोहन की बात सुनते ही सब वहां से गायब हो गए। सबके जाने के बाद रोहन खुद से बोला, मैंने तुम्हें कितना सीधा और मासूम समझा था, तुम उसके उलट निकली। अब तो इस खेल में और मजा आएगा। दूसरी तरफ रघुवंशी पैलेस में रात में सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी डिनर करते हुए अमन रूही से बोला, रूही तुम्हारी वो फ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका? इतना बोल सोचने का नाटक करने लगा, जिस पर रूही अपने बोली, मीरा। हाँ तो? अमन फिर तिरछी नज़र से सोम की तरफ देखते हुए बोला, अब से वो हमारी कंपनी में जॉब कर रही है। जिसे सुनते ही तीनों लड़कियां खुश हो गई। तभी अमन आगे बोला, और पता है वो किस पोस्ट पर हमारे सोम की सेक्रेटरी। अमन सेक्रेटरी वर्ड को थोड़ा लंबा खींचता है, जिसे सुन सोम अमन को घूरने लगा। तभी रूही खुशी से उछलते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रूही इतना बोल ही पाई थी कि वो डिसबैलेंस होकर सीधा अपने बगल में बैठे आदि की गोद में गिर गई। डर के मारे रूही की आंखें बंद हो चुकी थी। वहीं आदि एकटक होकर रूही को देखने लगा। रूही इस समय मासूम खरगोश की तरह लग रही थी। अमन और साक्षी तो ये नज़ारा बड़े प्यार से देख रहे थे। अमन मुस्कुराते हुए अपने हाथ को डाइनिंग टेबल पर रखकर उससे अपना सर टिकाकर दोनों को देख रहा था। वहीं सोम और आकाश दोनों एक्सप्रेशनलेस होकर उन्हें देख रहे थे। तभी वाणी अपने गले को खरासते लगी, जिसे सुन दोनों अपने अपने होश में आए। रूही अपनी नज़रें घुमाकर सामने बैठे सभी लोगों को एक नज़र देखती है। साक्षी और वाणी दोनों अपनी आंखों से रूही को इशारा करती है और मुस्कुराने लगती है, जिसे देख उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रूही को एम्बेरेस फील हो रहा था। वो अभी भी आदि की गोद में बैठी थी और आदि ने इसक कमर को पकड़ रखा था। आदि अभी भी रूही को ही देख रहा था। तभी अमन आदि के मजे लेते हुए बोला, बड़े भाई आप बाद में भी भाभी को देख सकते हैं। अमन की आवाज़ से भी आदि होश में नहीं आता, इसलिए रूही जोर से आदि को चिमटी काटती है। रूही ने आदि को इतनी जोर से चिमटी काटी थी कि इसके मुंह से चीख निकल गया। आदि रूही को गुस्से में घूरते हुए देखकर बोला, तुमने मुझे चिमटी क्यों काटी? जिसे सुन सब अपना अपना चेहरा छुपाकर हंसने लगे। वहीं रूही आदि को अपनी आंखों से सबकी तरफ देखने का इशारा करने लगी, जिसकी तरफ देखते ही आदि को रियलाइजेशन हुआ कि सब उन्हें ही देख रहे थे। सबकी नज़रें अपनी तरफ देख आदि हड़बड़ा गया और रूही को छोड़कर अपनी गोद से धक्का दे दिया, जिससे रूही नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही रूही दर्द से कराह उठी, उसकी कमर पर मोच आई थी। रूही दर्द भरी आवाज में बोली, तुम घटिया इंसान कहीं के, मुझे नीचे गिराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए रूही जैसे ही खड़े होने को हुई तो कमर के दर्द की वजह से वो दोबारा से बैठ गई। रूही की हालत देख सब परेशान हो गए। वहीं आदि को भी रूही की फिक्र होने लगी थी। उसे बस पछतावा हो रहा था। आदि रूही को सॉरी बोलते हुए बोला, सॉरी मैंने अचानक से। इससे आगे आदि कुछ बोल पाता रूही उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, सारी के बच्चे पहले तो मुझे उठाओ यहाँ से। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। सब रूही के लिए परेशान हो चुके थे कि तभी आदि खड़ा हुआ और रूही को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। साक्षी और वाणी भी उनके पीछे जाने लगी थी, जिन्हें अमन रोककर बोला, आप दोनों परेशान मत होइए, भाभी को कुछ नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो भाई उसे ठीक कर देगा। जिस पर वाणी नासमझी से बोली, क्या वो डॉक्टर है क्या जो उसे ठीक करेंगे? सोम बोला, नहीं, लेकिन उससे भी बेटर। इतना बोल उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। वहीं आदि जल्दी से रूही को उसके कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लेटा दिया। रूही अभी भी दर्द से चिल्ला रही थी।
जिसे देख आदि खुद से बड़बड़ाकर बोला, ओफो ये लड़की भी ना कितना ओवर एक्टिंग करती है। वही रूही आदि को कोसने में मगन थी। आदि रूही के कमरे के कुछ ढूंढने लगा, जिसे देख रूही झल्लाकर बोली, ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? जिस पर आदि कुछ नहीं कहता। तभी एक ड्रॉर में आदि को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो रूही के पास आता है। रूही उसे अजीब ढंग से देख रही थी। तभी आदि मूव का स्प्रे बोतल निकालता है और रूही से कहता है, पलटे, मुझे उसे तुम्हारी कमर पर लगाने दो। आदि की बात सुनते ही रूही चिल्लाकर बोली, क्या आर यू क्रेजी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर आदि बोला, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी मोच पर मूव ऑन स्प्रे कर रहा हूँ ताकि तुम्हार दर्द कम हो। रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली, हे राम, ये आदमी कितना बेशर्म है, इसे लड़की और लड़के में फर्क नहीं पता। इस डफर को जरा तो सोचना चाहिए, आखिर में कैसे इसे अपनी कमर दिखा सकती हूँ। कहीं इसके इंटेंशन गलत हुए तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या सोम मीरा को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा और रोहन कौन सी नई चाल चलेगा? रूही अब क्या करेगी? क्या वो आदि की हेल्प लेगी या होगा कुछ और?